आज हम लोग निम्न जाति आंदोलन या लोअर कास्ट मूवमेंट को पढ़ेंगे। अब सबसे पहली जो बात यहां उत्पन्न हो रही है कि निम्न जाति क्या है, तो आप याद रखेंगे कि हिंदू धर्म जिसे आप कह सकते हैं वैदिक धर्म, ठीक, और इसी हिंदू धर्म या वैदिक धर्म में एक व्यवस्था आती है वर्णवाद और जातिवाद। ठीक है, और ये जो वर्णवाद और जातिवाद है ये बेसिकली हिंदू धर्म में या वैदिक धर्म में जो उसका समाज है अर्थात वैदिक समाज है उसे दो भागों में बांट देती है। एक शोषक एक्सप्लॉइटर और दूसरा शोषित। ठीक, तो हमने आपको बताया कि वैदिक धर्म में वर्णवाद है, जातिवाद है, और इस वर्णवाद और जातिवाद से कुछ चीजें और उत्पन्न होती हैं। एक आता है कर्मकांड या रिचुअल एक्टिविटीज, अंधविश्वास, और पाखंड की उत्पत्ति होती है। ऐसा नहीं कि केवल ये हिंदू धर्म की बात है या वैदिक धर्म की बात है, दुनिया के जितने भी धर्म हैं सबके अंदर ये विशेषताएं मौजूद रही हैं। ठीक है, तो और हर धर्मों में एक खास बात रही है कि जो वहाँ का जो सक्षम वर्ग है उसने धर्म की जो परिभाषा गढ़ी वह अपने अनुरूप गढ़ी है। ठीक है, और ऐसी स्थितियों में आपको याद रखना होगा कि वर्णवाद और जातिवाद के कर्मकांडों, अंधविश्वासों और पाखंडों ने जो वैदिक समाज है उसे दो भागों में शोषक और शोषित में विभाजित कर रखा था। ये जो शोषित हैं इसी में छूत हैं और अछूत हैं। ठीक है, और ये जो अछूत हैं इन्हीं को हम निम्न जाति कह रहे हैं, निम्न जाति कह रहे हैं। ठीक है, सॉरी, ये छूत और अछूत इन दोनों को ही हम क्या कह रहे हैं, निम्न जाति का कह रहे हैं। ये देखिए लगा दिया, निम्न जाति का कह रहे हैं। और ये जो निम्न जाति के लोग हैं उनका शोषक वर्ग, ठीक है, शोषण करने के लिए क्या करता है, ये जो शोषक वर्ग है इनका शोषण करने के लिए वह धर्म और उसके तंत्र का सहारा लेता है। ठीक है, और इनकी जो दयनीय हालात है उस दयनीय हालात के लिए पूर्व जन्मों के कर्म का प्रतिफल बताता है। जाहिर सी बात है कि यह जो शोषित वर्ग है यह अशिक्षित भी है, अछूत तो है ही लेकिन अशिक्षित भी है, और यही कारण है कि यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा है। और इसी एक्सप्लॉयटेशन की जो दर्द भरी आवाज़ है या उससे मुक्ति की जो आवाज़ है वह मुक्ति की आवाज़ ही निम्न जाति आंदोलन या लोअर कास्ट मूवमेंट है। इन निम्न जाति के लोगों को सार्वजनिक कुओं पर, तालाबों में जाने की कोई अनुमति नहीं थी और यह शोषकों से सदैव निश्चित दूरी पर चलते थे।
तो आप याद रखिएगा, इस प्रकार मानव के समाज में या मानवीय समाज में एक अमानवीय दानव घूम रहा था और इसी अमानवीय दानव से मुक्ति के लिए जो चित्कार उत्पन्न हुई वह चित्कार ही निम्न जाति आंदोलन है। अब प्रश्न आता है कि इस निम्न जाति आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? तो आप इसका आंसर कर देंगे, सूत्रपात अर्थात जनक कौन है? तो आप बोलेंगे ज्योतिबा फूले। फूले, ये जो फूले हैं ये महाराष्ट्र के माली लोग हैं और इन्हीं ने, ज्योतिबा फूले साहब ने ही 1872 में एक संस्था बनाई थी और वह संस्था थी सत्य शोधक समाज। शोधक समाज, ठीक है। मतलब ये बताना चाहती है, सत्य शोधक समाज में क्या बताया जा रहा है? ये सत्य शोधक समाज में बताया जा रहा है कि जो निम्न जातियां हैं उनके निम्न होने का वास्तविक कारण क्या है, ठीक है। तो सत्य शोधक समाज की 2 मैगजीन हैं, कहीं कहीं किताबें भी लिखा होगा, कोई मतलब नहीं है। एक का नाम है गुलामगिरी, गुलामगिरी, और दूसरी है सार्वजनिक सत्य धर्म, मतलब सत्य धर्म, ठीक है। ये 2 इनके मैगजीन हैं, ठीक है। तो सत्य शोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले हैं और ज्योतिबा फूले की बेटी हैं सावित्रीबाई फूले। सावित्रीबाई फूले, और सावित्रीबाई फूले ही पहली दलित महिला हैं जिन्होंने शिक्षिका का कार्य किया है, ठीक है। अब आपने जब इसे जान लिया तो आपको याद रखना होगा कि सत्य शोधक समाज के अनुयायी तो हजारों और लाखों में थे, लेकिन इसमें 2 नाम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक है मुकुंदराव पाटिल, तो हम आपसे बात कर रहे थे कि सत्य शोधक समाज के फॉलोअर्स हैं। एक हैं मुकुंद राव पाटिल और जो दूसरा बड़ा नाम है वो है शंकर राव जाधव। शंकर राव जाधव, इन्हीं दोनों ने 1910 में एक संस्था बनाई थी और वह संस्था क्या थी? बहुजन समाज। ठीक है। और बहुजन समाज की एक पत्रिका थी और वह पत्रिका थी दीन बंधु। ठीक है। तो बहुजन समाज ने दलितों में जागृति उत्पन्न करने के लिए, दलित मतलब निम्न जाति में जागृति उत्पन्न करने के लिए दीन बंधु नामक पत्रिका का और तमाशा नामक नाटक का, तमाशा नामक नाटक का विकास किया था। और इसी तमाशा के मंचन के द्वारा इन्होंने बताया था कि कैसे हम निम्न बने। ठीक है। और आपको ये भी याद रखना है कि मुकुंद राव पाटिल और शंकर राव जाधव जैसे लोगों को जो संरक्षण मिला था वह संरक्षण किसका था? तो आप कहेंगे कोल्हापुर स्टेट के राजा, पुर स्टेट के जो किंग हैं साहू जी महाराज,
साहू जी महाराज। अब ये साहू जी महाराज ये हैं कौन? तो आप याद रखिएगा, ये शिवाजी के वंशज हैं, और एक चीज और कि इनका मूल नाम भी आप जान लेंगे। इनका मूल नाम है यशवंत राव। अब याद रखिएगा कि साहू जी महाराज एक किंग हैं, एक राजा हैं, कोल्हापुर स्टेट के मालिक हैं, शिवाजी जैसे लोगों के वंशज हैं। लेकिन इन्हीं साहू जी को भी, ठीक है, जाति पाति का भेदभाव, ठीक है, से गुजरना पड़ा था। और यही कारण था कि चाहे वो नासिक रहा हो, ठीक है, चाहे वो बनारस रहा हो, चाहे वो प्रयाग रहा हो, ठीक है, हर जगह इनको जाति समस्या का सामना करना पड़ा था। और ठीक है, ऐसी स्थितियों में साहू जी महाराज ने, ठीक है, मुकुंद राव पाटिल, शंकर राव जाधव जैसे, ठीक है, लोगों को, B.R. अम्बेडकर जैसे लोगों को, बाबा साहब जैसे लोगों को क्या दिया था? राजनीतिक और आर्थिक समर्थन दिया था। और यही वो शख्स हैं, यही विभूति हैं जिसने 1902 में अपने स्टेट, मतलब कोल्हापुर स्टेट में, ठीक है, 50% का आरक्षण भी दिया था। और ऐसी व्यवस्था देने वाले वे आधुनिक भारत के पहले व्यक्ति हैं। ठीक है, अब यही कारण है कि साहू जी महाराज को सामाजिक लोकतंत्र का मसीहा कहा जाता है। ठीक है, ये लिखा हुआ साहू जी महाराज, और हम यहां लिख देते हैं सामाजिक लोकतंत्र। ठीक है, सोशल डेमोक्रेसी का क्या कहा जाता है? पैगंबर कहा जाता है, या अग्रदूत कहा जाता है, या ठीक है मसीहा कहा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? साहू जी महाराज ने किया क्या? तो आप कहेंगे कि इन्होंने सती प्रथा जैसी क्रूर प्रथा पर या परंपरा पर, फिर देवदासी प्रथा पर इन्होंने क्या किया? ठीक है, काफी खंडन मंडन किया था। और इन्होंने कहा था कि देवदासी प्रथा धर्म के नाम पर अधर्म का सबसे घिनौना खेल है। ठीक है, धर्म के नाम पर अधर्म का सबसे बड़ा घिनौना खेल है। इसके साथ इन्होंने बॉन्डेड लेबरर्स या बधुआ मजदूरी का भी विरोध किया था। ठीक है, फिर इन्होंने हिंदू धर्म या वैदिक धर्म में जितने भी कर्मकांड थे, ठीक है, उसका भी विरोध किया था। और एक चीज और भी आप याद रखेंगे, ब्राह्मणों के अतिरिक्त जो गैर ब्राह्मण हैं उनको कर्मकांडों में इन्होंने प्रशिक्षित भी किया था, और शादी विवाह इत्यादि में। ठीक है, इन्हीं लोगों को, ठीक है, मंत्र इत्यादि पढ़ा करके उन्हें तैयार भी किया था। और हम जानते भी हैं कि यही कोल्हापुर स्टेट है जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संरक्षण दे करके उन्हें महान बना दिया था। अब हमको एक चीज़ और भी जानना है, और वो है अन्य संस्थाएं। तो अन्य संस्थाओं में हम देखेंगे एक संस्था आएगी, भील सेवा मंडल। भील सेवा मंडल, ये जो भीम सेवा मंडल है, इसकी स्थापना 1922 में गुजराती समाज सुधारक, ठीक है, गुजराती समाज सुधारक अमृतलाल विठ्ठलदास ठक्कर ने किया था। अमृतलाल विठ्ठलदास ठक्कर ने किया था। ठीक है, और B.R. अम्बेडकर साहब ने उत्तर भारत का जितना भी दौरा किया है, उस दौरे में इन्हीं का साथ रहा है। और इन्होंने सदैव जो निम्न जातियां हैं उनके उत्थान के लिए संघर्ष किया है। गांधी जी ने, या गांधी जी की एक संस्था है, 1932 में गांधी जी ने एक संस्था बनाई थी, हरिजन सेवक संघ।
हरिजन सेवक संघ, तो ये 1932 में अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर हरिजन सेवक संघ के सदस्य बने थे और इसी समय गांधी जी ने इनको बप्पा की टाइटल भी दिया था। ठीक है, और हमें ये भी याद रखना होगा कि 1948 में अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर ने एक संस्था बनाई थी, भारतीय आदिम जाति सेवक संघ। भारतीय आदिम जाति सेवक संघ। ठीक है, और हमें यहाँ ये भी याद रखना होगा कि अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर ने ही निम्न जातियों के लिए पहली बार अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, अब भील सेवा मंडल के बाद एक और निम्न जाति आंदोलन के मसीहा बनकर आते हैं और वो हैं बी आर अम्बेडकर साहब। बी आर अम्बेडकर साहब के संदर्भ में हमने आपको अलग से वीडियो दिया था और उसे आप चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि वो मैटर हमने रेयर एंड रेयर दिया था और ऐसी स्थितियों में आप उसे देखें। फिर भी यहाँ पर हम ठीक है थोड़ा सा दोहरा दे रहे हैं, रिवीजन कर दे रहे हैं इस मैटर का। बी आर अम्बेडकर, तो याद रखिएगा सम्मान से इन्हें बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता है। जाति से ये अछूत महार हैं। पिता के बारे में आप जानते हैं, रामजी मालोजी सकपाल इनके फादर हैं। रामजी मालोजी सकपाल, और इनकी जो माँ हैं वो भीमा जी सकपाल हैं। ठीक है, इनका जन्म तो आप जानते ही जानते हैं। ठीक है, कि इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू में होता है। महू में 14 अप्रैल 1891 को हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इनके बारे में अब कोई चर्चा ना की जाए, क्योंकि इसके लिए अलग से वीडियो दिए गए हैं। हाँ, एक ज़रूर हम आपको याद दिला दें कि इनकी जो साहित्यिक कृतियाँ हैं उनको आप एक बार देख लें। ठीक है, खैर ये भी मैटर वहाँ दिया गया है, लेकिन फिर भी मूक नायक, ठीक है, इनकी एक साहित्यिक कृति है। फिर बहिष्कृत भारत है, क्लियर। फिर इनकी एक तीसरी संस्था है बुद्ध और धर्म, बुद्ध और धम्म। फिर इन्होंने एक और किताब लिखी है, कौन है शूद्र या शूद्र कौन, शूद्र कौन। ठीक है, और एक इनकी किताब और है हिंदू स्त्री का उत्थान। ठीक है, ये इनकी प्रसिद्ध किताबें रही हैं, लेकिन इनकी जो राजनीतिक संगठन है, राजनीतिक भी हैं, सोशल रिफॉर्म की भी संस्थाएं हैं, तो उन्हें भी हम एक बार रिवीजन कर दे रहे हैं। तो इनकी कुछ संस्थाएं हैं जिसमें है बहिष्कृत हितकारी सभा, बहिष्कृत हितकारी सभा। दूसरा जो प्रमुख संगठन है इनका वो है ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन और स्वतंत्र मजदूर दल, अनुसूचित जाति परिसंघ, स्वतंत्र मजदूर दल, अनुसूचित जाति परिसंघ। ठीक है, तो ये सब थोड़ा व्यापकता में देखने के लिए आप उस वीडियो को जाएं, देखें। अब हम यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि बी आर अम्बेडकर उच्च पाश्चात्य और उच्च वेस्टर्न और हाई एजुकेशन प्राप्त व्यक्ति थे, और इन्होंने
1927 में महाड़ सत्याग्रह किया था। महाड़ सत्याग्रह किया था और इसके बाद इसी वर्ष उन्होंने नासिक के कालाराम मंदिर में दलितों के प्रवेश के लिए आंदोलन किया था। फिर मनुस्मृति जिसने मानवता को विभाजित किया था उसका इन्होंने खंडन किया और मनुस्मृति की प्रतियों को इन्होंने जलाया भी था। ठीक है, अब यही वो शख्स हैं जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में दलितों का नेतृत्व किया था और तब उन्होंने कहा भी था कि राजनीतिक उपलब्धियां प्राप्त कर लेने से कभी व्यक्ति का सामाजिक उत्थान नहीं होता, अपितु इसके लिए क्या चाहिए? तो इन्होंने कहा था कि इसके लिए हमें आर्थिक विकास आवश्यक होता है और तब उन्होंने रैमजे मैकडोनाल्ड को, प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड को संबोधित करते हुए कहा था, ठीक है, कि सर जब कभी भी नैतिकता और अर्थ के बीच में जंग हुई है तो उस समय नैतिकता पराजित हुई है और हमारे लोग या जो निम्न जाति के लोग हैं वो अपनी वर्तमान स्थितियों के लिए इसलिए परेशान हैं क्योंकि वे नैतिक रहे हैं और नैतिकता के नाम पर इनको सदैव छला गया है। और आप याद रखिएगा, बाबा B.R. अम्बेडकर ही हैं जिन्होंने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में OBC शब्द का प्रयोग किया था या अन्य पिछड़ा वर्ग या अदर बैकवर्ड कास्ट शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, और इन्हीं के प्रयास से इन्होंने सदैव दलितों के लिए या निम्न जातियों के लिए सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम या पृथक निर्वाचन की मांग किया था और इन्हीं की मांग से प्रभावित होकर के 1932 में, ठीक है, प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने, ठीक है, सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दिया था। ठीक है, और अब यहाँ से हम लौट चलेंगे और एक चीज़ और भी कह देंगे कि B.R. अम्बेडकर सर वैदिक धर्म से या हिंदू धर्म के कर्मकांडों और पाखंडों से इतने दुखी हो चुके थे कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में कहा भी था कि मैं हिंदू धर्म में जन्मा हूँ या वैदिक धर्म में जन्मा हूँ, इसमें मेरा कोई जोर नहीं था, लेकिन मैं हिंदू धर्म के रूप में मरूंगा नहीं। ठीक है, और उन्होंने अपनी इस कही गई बात को चरितार्थ भी किया था और 14 अक्टूबर 1956 को इन्होंने नागपुर के दीक्षा भूमि से बौद्ध धर्म को अपना लिया था। खैर, अपनाने के 2 महीने बाद ही, ठीक है, 6 दिसंबर 1956 को ही इनको महापरिनिर्वाण या मृत्यु को प्राप्ति हुई थी। फिलहाल आप याद रखेंगे महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी ने भी निम्न जाति आंदोलन में भाग लिया था, लेकिन आप याद रखिएगा महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर में कभी भी, ठीक है, संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। 36 के आंकड़े रहे हैं महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर में, क्योंकि B.R. अम्बेडकर ने महात्मा गांधी के संदर्भ में कहा भी था कि जो व्यक्ति बड़वादी है वो व्यक्ति कैसे निम्न जाति का आंदोलन कर रहा है। ठीक है, वास्तव में महात्मा गांधी ने 1932 में गोलमेज सम्मेलन जब पारित हो गया था तो आप याद रखिएगा कि उस समय इनको लगा था कि बहुत जल्दी ही अंग्रेज दलितों को या लोअर कास्ट को हिंदू धर्म से अलग कर देंगे और इसलिए उन्होंने क्या किया था, ठीक है, पूना के यरौदा जेल में आमरण अनशन पर चले गए थे। फिर आप जानते हैं कि पूना पैक्ट हुआ था, ठीक है, और वहाँ पर दलितों को, ठीक है, हिंदू धर्म का अंग मानते हुए उन्हें पृथक निर्वाचन के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन में ही शामिल रखा गया था और 18% सीटों पर उन्हें आरक्षण भी दिए गए थे। महात्मा गांधी ने दलितों के उत्थान के लिए कुछ कार्य किए थे। पहली चीज़, इन्होंने 1932 में, ठीक है, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना किया था। ऑल इंडिया
देखिए बी आर अम्बेडकर साहब का फेडरेशन है और इनका एसोसिएशन है, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। अगर यहाँ हम फेडरेशन कर देते तो बी आर अम्बेडकर सर की हो जाती। तो ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने किया था और इसके अध्यक्ष ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के जो पहले अध्यक्ष थे वो घनश्याम दास बिरला थे, जीडी बिरला थे, आप इसे याद रखिएगा। और इसी वर्ष गांधी जी ने 1932 में ही गांधी जी ने, ठीक है, हरिजन नाम की एक पत्रिका का प्रकाशन किया था। ठीक है, गांधी जी ने कहा भी था कि मैं अगले जन्म में अछूत के रूप में जन्म लेना चाहूँगा। ठीक है, आप एक चीज़ और आप याद रखेंगे कि गांधी जी के एक फॉलोअर हैं, अनुयायी हैं, जमुनालाल बजाज। जमुनालाल बजाज, तो जमुनालाल बजाज ने भी 1932 में ही, ठीक है, एक संस्था बनाई थी और वो था गांधी सेवा संघ। ठीक है, गांधी सेवा संघ। और गांधी सेवा संघ भी निम्न जातियों के या उत्थान के लिए कार्य करता रहा है। ठीक है, अब हम उत्तर भारत में देख चुके हैं, आइए हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में निम्न जाति आंदोलन क्या था और उसका स्वरूप क्या था। तो आप याद रखिएगा कि उत्तर भारत में जो निम्न जाति आंदोलन था वह हिंसात्मक नहीं रहा। ठीक है, यदा कदा उसमें हिंसा देखने को प्राप्त होती है लेकिन वह हिंसात्मक नहीं रहा। परंतु जो दक्षिण भारत में निम्न जाति आंदोलन है, दक्षिण भारत में निम्न जाति आंदोलन कैसे है, लोअर कास्ट मूवमेंट, ये कैसा है, तो आप कहेंगे ये हिंसात्मक प्रवृत्तियों की ओर बढ़ा था। ठीक है, और दक्षिण भारत में जो निम्न जाति आंदोलन शुरू हुए हैं वो तमिलनाडु से शुरू होते हैं। ठीक है, तमिलनाडु से शुरू होते हैं और तमिलनाडु में एक पल्ली और दूसरी नायर, ठीक है, जाति है, लो कास्ट है, और इसी पल्ली और नायर कास्ट ने निम्न जाति आंदोलन को जन्म दिया था। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में कौन कौन से आंदोलन हुए हैं निम्न जातियों के लिए। तो पहला जो आएगा वो है अरबी पुरम आंदोलन या मूवमेंट। और ये जो आंदोलन हुआ था ये 1888 में हुआ था। ये अरबीपुरम क्या है? अरबीपुरम केरल का एक डिस्ट्रिक्ट है, तिरुअनंतपुरम, अंतपुरम, उसी का एक गांव है अरबीपुरम। और इस अरबीपुरम आंदोलन को शुरू किया था श्री नारायण गुरु ने। श्री नारायण गुरु ने शुरू किया था। अब श्री नारायण गुरु ने जब इस आंदोलन को शुरू किया था तो क्यों शुरू किया था? क्योंकि इस गांव में एझवा नाम की एक जनजाति रहती थी और इसी एझवा जनजातियों के साथ ब्राह्मणों द्वारा जो दुर्व्यवहार किया जा रहा था उसी के कारण इन्होंने अरबीपुरम आंदोलन को शुरू किया था। और अरबीपुरम में ही इन्होंने शिवालय या शिव के मंदिर की स्थापना भी किया था। ठीक है, अब इस शिवालय की दीवारों पर इन्होंने लिखा भी रखा था, ठीक है, कि इसमें छूत की भावनाओं को रखने वाले लोगों का प्रवेश वर्जित है। छूत नहीं, सॉरी, अछूत। और अब एक चीज आप और याद रखेंगे और वो है दूसरा जो संस्था है श्री नारायण धर्म परिपालन योगम। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम। ठीक है, अब श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना 1903 में किसने किया है? तो आप बोलेंगे कि सर इसमें भी श्री नारायण गुरु कुमार आसन नारायण गुरु हमने आपको बता ही दिया है, अयप्पन रंगराजन जैसे लोग शामिल हैं। और यह संस्था क्या प्रचार करती है? तो आप कहेंगे
कि श्री नारायण गुरु जहाँ ये कहते थे कि मानव का एक जाति है, एक धर्म है, ठीक है, एक ईश्वर है, वहीं पर नारायण गुरु के जो शिष्य हैं अय्यप्पन रंगराजन, इनका कहना है कि मानव की कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं होती। ठीक है, क्लियर। और इन्होंने ईश्वर को भी मानने से मना कर दिया था। ठीक है, अब एक और संस्था आती है बोकालिंगा, बोका लिंग संघम। तो बोका लिंगा संघम ये क्या है? आप कहेंगे कर्नाटक का में चलने वाला या स्थापित होने वाला एक निम्न जातीय संगठन है। ठीक है, अब इसमें हो क्या रहा था? बोकालिंगा संगम की स्थापना कर्नाटक में इसलिए की गई थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ब्राह्मणों के द्वारा यह प्रचारित किया जा रहा था कि ब्राह्मणों के थूक से, ठीक है, स्किन डिजीजेस सही हो जाते हैं। तो ऐसी स्थितियों में इसी का विरोध करते हुए बोकालिंगा संगम की स्थापना की गई थी। कर्नाटक की एक दूसरी संस्था है, ठीक है, और वो आप याद रखेंगे कर्नाटक लिंगायत, ठीक है, एजुकेशन सोसाइटी। ठीक है, और इसकी स्थापना 1916 में हुई थी और इसके जो संस्थापक हैं वो दो लोग हैं। एक है बीबी पाटिल हैं और दूसरा है PR चिकोड़े इसके फाउंडर हैं। और इन्होंने, ठीक है, लोअर कास्ट के अंदर शिक्षा दे करके, ठीक है, जागृति फैलाने के अत्यधिक प्रयास किए थे। लेकिन अब यहाँ की जो दक्षिण भारत की जो खतरनाक संस्था आ रही है वो है जस्टिस पार्टी है। तो आप याद रखेंगे कि जो जस्टिस पार्टी आएगी उसके बारे में हमें जानना होगा। पहली चीज़ तो जस्टिस पार्टी का मूल नाम हमें जानना होगा और इसकी स्थापना कब होगी, कैसे हुई, किसने किया, ये हमको जानना है। तो सबसे पहली चीज़ आप याद रखिएगा कि जस्टिस पार्टी का ऑफिशियल नेम साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन है। साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन इसका ऑफिशियल या आधिकारिक नाम है। ठीक है, और इसकी स्थापना नवंबर में हुई थी, डेट हमें नहीं याद आ रहा है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे संभवतः है, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि 20 नवंबर 1916 है। और 1916 में 20 नवंबर 1916 को मद्रास के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में जस्टिस पार्टी की स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसके जो संस्थापक हैं उनमें दो नाम याद रखिएगा, एक TM नायर का नाम याद रखिएगा और दूसरा नाम है P त्यागराज चट्टी का। P त्यागराज चट्टी का। ठीक है, अब ये संस्था करती क्या है? तो आप याद रखिएगा जस्टिस पार्टी का उदय दक्षिण भारत में क्यों हो रहा है? तो आप बोलोगे कि सर जो होम रूल आंदोलन चल रहा था उसी होम रूल आंदोलन के विरुद्ध हुआ है जस्टिस पार्टी की स्थापना। ठीक है, क्योंकि जस्टिस पार्टी चाहती क्या थी? जस्टिस पार्टी होम रूल नहीं चाहती थी, क्योंकि वो चाहती थी, वो कहना उसका दलील थी कि यदि यहाँ के लोगों को होम रूल मिल जाएगा तो ऐसी स्थिति में पुनः मनुस्मृति स्थापित हो जाएगी। इसलिए वे अंग्रेज मुक्त भारत की कल्पना नहीं करना चाहते थे। ठीक है, कौन लोग? जस्टिस पार्टी के लोग। ठीक है, और इन्होंने ही, जस्टिस पार्टी के लोगों ने ही, ठीक है, सरकारी सेवाओं में ब्राह्मणों की जो संख्या भारी थी उसका विरोध करते हुए उसके लिए जांच की मांग भी किया था। ठीक है, और अब आप याद रखेंगे
कि यही जस्टिस पार्टी है जिसमें 1937 में मिलता है, 36 में मिलता है, ठीक है। तो 1937 में एक महामानव का प्रवेश होता है और उनका आप नाम जानते हैं, इंजीनियर रामास्वामी नायंकर पेरियार, ठीक है, जिसे हम लोग ईवी रामास्वामी नायंकर पेरियार कहते हैं। तो यहाँ ई का मतलब है इंजीनियर, ठीक है, ईवी रामास्वामी नायंकर पेरियार, ठीक है। तो ये जो पेरियार होते हैं ये क्या है, दक्षिण भारत में ये लोहार का कार्य करते हैं, लोहार हैं, बढ़ई हैं इत्यादि का काम करते हैं। तो ये पेशे से एक इंजीनियर थे रामास्वामी नायंकर पेरियार, और ये जस्टिस पार्टी में एंटर करते हैं 1937 में, ठीक है। और 1937 में जब ये प्रवेश करते हैं तो जस्टिस पार्टी में दिशाएं बदल जाती हैं। अब ये करना क्या चाहते हैं, समाज सुधार और धर्म सुधार की बात करने लगते हैं, ठीक है, क्लियर। और इसलिए उन्होंने क्या किया था कि जो वैदिक देवता हैं उन्हें अपमानित करना भी शुरू कर दिया था, ठीक है। एक चीज़ आप और भी याद रखिएगा, ठीक है, कि इंजीनियर रामास्वामी नायंकर ने एक संस्था, एक आंदोलन किया था और वो आंदोलन था आत्मसम्मान आंदोलन। और ये आत्मसम्मान आंदोलन इन्होंने 1920 में प्रारंभ किया था, ठीक है, क्लियर। और 1920 में प्रारंभ किया था और इसी के द्वारा, मतलब इसी आंदोलन के द्वारा इन्होंने क्या किया था कि हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ा था, उन्हें मतलब अपमानित किया था, ठीक है। और फिर ब्राह्मणों को भी इन्होंने अपमानित किया था, ठीक है। अब हमको एक चीज़ याद रखना होगा कि 1944 में आत्मसम्मान आंदोलन के जो सदस्य थे वो जस्टिस पार्टी में शामिल हो जाते हैं। और तब जस्टिस पार्टी में जब ये शामिल होते हैं तब जस्टिस पार्टी का नाम बदल जाता है और तब हो जाती है जस्टिस पार्टी का नाम द्रविड़ कड़गम में बदल जाती है, ठीक है। लेकिन 1949 में, ठीक है, 49 में जस्टिस पार्टी या द्रविड़ कड़गम अन्नादुराई के नेतृत्व में पुनः विभाजित हो जाती है और तब बनता है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, मुनेत्र कड़गम, कड़गम DMK जिसे आप लोग कहते हैं शॉर्ट में, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। इसके जो संस्थापक हैं वो कौन है, ठीक है, महान दक्षिण का महान दलित नेता अन्नादुराई, ठीक है, क्लियर। और अन्नादुराई इतने लोकप्रिय हुए, ठीक है, कि DMK मद्रास प्रांत में फुल मेजॉरिटी के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने में सफल रही। और आप ये भी याद रखिएगा यह हिंदुस्तान की पहली क्षेत्रीय पार्टी है जिससे पूर्ण बहुमत के साथ इसने अपनी सरकार बनाई है, ठीक है, DMK, ठीक है, पहली क्षेत्रीय पार्टी है जिससे फुल मेजॉरिटी मिली और इसने अपनी फुल मेजॉरिटी के साथ अपनी सरकार को बनाया था। अन्नादुराई के बाद DMK को 1969 से संभालते हैं M करुणानिधि। और ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे कि DMK का जो चुनाव है, चुनाव चिन्ह है, वो है ग्रोइंग सन या उगता हुआ सूर्य, और इसका जो अखबार है वह अखबार है मुरोसोली, ठीक है, क्लियर। मुरोसोली का शाब्दिक अर्थ भी होता है ग्रोइंग सन या उगता हुआ सूर्य, ठीक है। अब हमें कुछ चीज़ें और जान लेना है। एक यहाँ पर एक आंदोलन आएगा, बहुत छोटा सा आंदोलन है, बाइकोम सत्याग्रह। अगर हम बाइकोम सत्याग्रह की बात करें तो बाइकोम सत्याग्रह देखिए, बाइकोम सत्याग्रह, तो बाइकोम सत्याग्रह कब हुआ था? 1924 में हुआ था, ठीक है। और इस सत्याग्रह को गांधी जी का भी समर्थन प्राप्त था और इस सत्याग्रह को प्रारंभ किया था केशव मेनन ने प्रारंभ किया था, ठीक है।
इनका साथ दिया था टी.के. माधवन ने और के. कलप्पन ने। ठीक, अब ये देखिए, ये बायकोम क्या है, तो आप कहेंगे कि सर ये त्रावणकोर रियासत का एक गांव है जहां पर दो जनजातियां रहती थीं, एक एजवा और दूसरी पुलैया। ठीक है, इन जनजातियों का अत्यधिक शोषण किया जा रहा था। ठीक है, और इन्हें ब्राह्मणों से एक निश्चित दूरी पर ही होकर के चलना पड़ता था। तो इस अमानवीकृत से इन जनजातियों को छुड़ाने के लिए बायकोम सत्याग्रह किया गया था। ठीक है, आप दूसरी चीज़ देखेंगे, इसी बायकोम सत्याग्रह के नेताओं ने 1931 में, ठीक है, गुरुवायूर, ठीक है, सत्याग्रह किया था। इसके नेता कौन कौन हैं, तो इसमें मुख्य भूमिका के कल्पन की हो जाएगी। ठीक है, और एक बड़ा नाम आएगा कृष्णा पिल्लई की। ठीक है, कृष्णा पिल्लई ये नाम आएगा। अब ये लोग करना क्या चाहते हैं कि ब्राह्मणों ने जो लोअर कास्ट थे इनको मंदिरों में इन्होंने प्रवेश पर वंचित करा रखा था। तो इसलिए इन्होंने, ठीक है, 1 नवंबर 1931 को मंदिर प्रवेश दिवस के रूप में मनाया था और गांधी जी ने यहाँ पर भी, ठीक है, समर्थन दिया था। ठीक है, और आप याद रखेंगे, लेकिन ये मंदिर प्रवेश का एक्ट बनाने में असफल रहे। ठीक है, मतलब कानून इसका नहीं बनाया जा सका, अंग्रेज भी नहीं बना सके, क्योंकि जो विधानसभा में बैठे हुए लोग थे वह दलित मानसिकता विरोधी लोग थे और इसके कारण वह किसी बिल को पारित नहीं करा पाए थे। ठीक है, और यही जो निम्न जाति आंदोलन था, इस निम्न जाति आंदोलन ने, ठीक है, जो हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई थी उस स्वतंत्रता की लड़ाई को अत्यधिक कमज़ोर कर दिया था। ठीक है, थैंक यू, विशिंग यू ऑल लक। ठीक है, आप इसे पढ़िएगा और ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। और अगला जो टॉपिक हम आपके बीच लेकर आएंगे वो आएगा भारत में मजदूर आंदोलन। ठीक है, थैंक यू, विशिंग यू ऑल लक।